ठीक है, आज हमने पढ़ना है एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। दो किडनीज आती हैं जिनका काम क्या होता है, सिक्रेट यूरिन। दो यूरेटर्स आते हैं जो कन्वे करते हैं यूरिन को फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन जो है वो कुछ वक्त के लिए स्टोर होता है। और उसके बाद हमारे पास यूरिथ्रा होता है जिसके थ्रू यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम का मेन काम क्या है कि मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर निकालता है। और इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास ये दो किडनीज होती हैं यूरिनरी सिस्टम में, उनसे फिर जो ट्यूब्स निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरेटर। तो हमारे पास यूरेटर भी दो होते हैं, एक ये राइट यूरेटर होता है और एक लेफ़्ट यूरेटर होता है। और फिर दोनों यूरेटर जो हैं वो ओपन होते हैं एक ब्लैडर में कुछ देर तक यूरिन आपका रहता है। उसके बाद यूरिथ्रा एक ट्यूब है जिसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाती हैं। अभी हम वन बाय वन इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे। किडनीज से शुरू करते हैं। द किडनीज लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये एब्डोमिनल वॉल की पोस्टीरियर सरफेस पे होती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायाफ्राम। ये पेरिटोनियम जो हमने पढ़ा था एक वो मेम्ब्रेन होती है जिसने एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को कवर किया होता है, उसके ये पीछे होती है और ये बिलो होती है डायाफ्राम की। ये इस तरह की आपकी ये साइड व्यू है, ये आपकी किडनी पड़ी हुई है तो ये वो लेयर है पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम के पीछे किडनी होती है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि ये बिलो द डायाफ्राम होते हैं, डायाफ्राम के नीचे होती है। ये भी एक साइड व्यू है, ये आपकी किडनी है। तो ये हमारे पास जो मसल है इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम के ये जो हमारे पास मसल है इसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम के नीचे किडनी पड़ी हुई होती है। तो अभी तक हमने दो बातें पढ़ी किडनी के बारे में कि एक तो ये पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है, दूसरा ये हमने पढ़ा कि डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट। दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द 12th thoracic vertebra to the 3rd lumbar vertebra receiving some protection from the lower rib cage। ये टोटल जो वर्टिब्रा हमारे बॉडी में होते हैं वो 33 होते हैं। उसमें से जैसे थोरेसिक हमें पता है 12 होते हैं, उसके बाद लंबर जो है 5 होते हैं। तो किडनी किस लेवल पे होती है, 12th thoracic वर्टिब्रा से शुरू होती है और 3rd लंबर वर्टिब्रा तक किडनी प्रेजेंट होती है। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास किडनी पड़ी हुई है, तो ये स्टार्ट किधर से हो रही है, T12 लेवल पे, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12, और ख़त्म किधर होती है, L3 लेवल पे, लंबर वर्टिब्रा नंबर 3। तो इस रीजन में हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है। The right kidney is usually slightly lower than the left, probably because of the considerable space occupied by the liver। जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। क्यों होती है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर हमारे पास लीवर पड़ा होता है। ये देखें, हमने लीवर उस दिन पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट लेक्चर में। ये लीवर पड़ा हुआ है तो इसके नीचे किडनी होती है, तो इस वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। यहाँ तक कोई सवाल है या आगे चलें? नो सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब किडनीज के बारे में फर्दर डिटेल देखते हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक, एंड वेट इनका कितना होता है, 150 ग्राम। दे आर एम्बेडेड इन एंड हेल्ड इन पोजिशन बाय ए मैस ऑफ फैट। अब ये किडनी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको इसी पोजिशन में रोकने के लिए इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या पड़ा होता है, मैस ऑफ फैट, जिसने इसको इस जगह रोका होता है। A sheet of fibrous connective tissue, also known as the renal fascia, encloses the kidney and the renal fat। इसमें हमने क्या बात की है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले तो ये हमारे पास किडनी आ गई ना, हमने कहा कि 12th thoracic vertebra से 3rd lumbar रीजन तक होती है। अब ये इसी पोजीशन में रुकी रहे, इसलिए इसके आगे पीछे क्या होता है, फैट पड़ा हुआ होता है जिसने इसको इसकी पोजीशन में रोका हुआ होता है।
और फिर फैट के भी ऊपर एक और शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इस तरह। इस शीट को, जिस सबसे बाहर है, इसको हम क्या कहते हैं? रीनल फेसिया। यहाँ तक ये समझ आ गई है फैट और रीनल फेसिया की बात? सर एक हाँ बार जी। रिपीट कर। अच्छा, इसमें हमने बताया कि हमारे पास ये किडनी पड़ी हुई है ना, तो किडनी अपनी पोजीशन में ही रहे, उसको वहीं रोकने के लिए उसके इर्द गिर्द हमारे पास फैट पड़ा होता है नेचुरली। मैस ऑफ फैट होता है अराउंड द किडनी, ताकि किडनी अपनी पोजीशन से हिले ना। इसकी पोजीशन क्या है? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक। तो फैट होता है, और फिर फैट के भी इर्द गिर्द एक और शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो फर्दर इसको इसकी प्लेस पे रुकने पे हेल्प करता है। उसको हम क्या कहते हैं? रीनल फेसिया। रीनल फेसिया क्या चीज़ है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसने कवर किया हुआ है फैट को और किडनी को, इन दोनों को। क्लियर हुआ अब? यस। अच्छा, ये डायग्राम है, इसमें भी यही बात दिखाई गई है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। ये हमारे पास किडनी है, तो किडनी के इर्द गिर्द जो आपको येलो नज़र आ रहा है, ये सारा फैट है, जो फैट हेल्प करता है कि ये अपनी पोजीशन में ही रहे किडनी। और फिर इस फैट के इर्द गिर्द ये एक लेयर है, ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल फेसिया। जो एंटीरियर सरफेस पे है वो एंटीरियर रीनल फेसिया, और जो पोस्टीरियर सरफेस पे है वो पोस्टीरियर रीनल फेसिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ऑर्गन्स कौन से एसोसिएटेड होते हैं विद द किडनी। अब राइट किडनी जो है वो राइट साइड पे है, लेफ्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे, तो दोनों के जो ऊपर नीचे आमने सामने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे। पहले हम राइट किडनी को देखते हैं। सुपीरियरली क्या होता है? द राइट एड्रिनल ग्लैंड। दोनों किडनीज के ऊपर एक छोटे से यूँ ग्लैंड पड़े होते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। तो दोनों किडनी के ऊपर हमारे पास क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। इंटीरियरली अगर देखोगे, इसके इंटीरियर क्या है? द राइट लोब ऑफ द लीवर, द ड्यूडिनम जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था, एंड द हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। तीन चीज़ें जो हैं राइट किडनी के आगे होती हैं। पहले हमारे पास क्या है? राइट लोब ऑफ लीवर, नंबर 2 ड्यूडिनम, और नंबर 3 हमारे पास क्या है? हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। ये कैसे होती है अभी डायग्राम से देखते हैं। ये यहाँ पे हमारी किडनी पड़ी हुई है ना, तो उसके आगे सबसे पहले हमारे पास ये लीवर है। लीवर का अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि ये वाला राइट लोब होता है, ये वाला लेफ्ट लोब होता है। तो किडनी, राइट किडनी के सामने हमारे पास क्या है? राइट लोब ऑफ लीवर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्टमक से यहाँ ड्यूडिनम शुरू होती है, तो ड्यूडिनम भी किडनी के सामने आएगी। और तीसरी चीज़ ये है, जो हमने कोलोन के 3 टाइप्स पढ़ी थी, ये जो ऊपर जाती है, फिर ये असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसफर्स, जहाँ से असेंडिंग मुड़ती है ट्रांसफर्स की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। तो ये भी किडनी के सामने होता है। 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला क्या है? राइट लोब ऑफ लीवर। दूसरा क्या है? ये ड्यूडिनम, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही थी। और तीसरा हमारे पास क्या है? ये जो कर्व होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। ये 3 चीज़ें इसके एंटीरियर होती हैं। पोस्टीरियर अगर हम देखें तो ये हमारे पास किडनी है, किडनी के पोस्टीरियर डायफ्राम मसल जो ऊपर होता है, वो उसने पोस्टीरियर सरफेस से भी इसे कवर किया होता है। तो पोस्टीरियरली भी हमारे पास डायफ्राम होता है, और एब्डोमिनल वॉल के कुछ मसल्स होते हैं। यहाँ पे भी ये लिखा है, पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? द डायफ्राम एंड द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो अपने क्या क्या ऑर्गन्स पढ़े? किडनी के ऊपर हमारे पास क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। इंटीरियरली क्या है? राइट लोब ऑफ लीवर, ड्यूडेनम, और उसके बाद हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन ये। और पोस्टीरियरली अगर हमने देखा तो डायफ्राम है, और जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं पोस्टीरियर वॉल के, वो हैं। उसके बाद अब लेफ़्ट किडनी देखते हैं। लेफ़्ट किडनी में भी हमारे पास ऊपर तो वही चीज़ है, लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड आगे। इंटीरियरली हमारे पास इसमें क्या आता है? स्प्लीन आता है, स्टमक आता है, पेंक्रियाज, जूजिनम जो सेकंड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, एंड स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। कोलोन का स्प्लिनिक फ्लेक्चर आता है। इनको भी हम देखते हैं ये कैसे होते हैं। जो लेफ़्ट किडनी है हमारी, ये इधर स्टमक के पीछे होती है, इस साइड इधर होगी। तो उसमें सामने क्या आ गया? स्टमक आ गया। ये पेंक्रियाज पड़े हुए हैं, ये पेंक्रियाज आ गए। ये जो कोलोन है, ये जो ट्रांसवर्स कोलोन नीचे जो जा रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिनिक फ्लेक्चर। ये यहाँ पे भी मेंशन है, ये सामने आ गया। तो हमारे पास एक स्प्लिनिक फ्लेक्चर आ गया, एक पेंक्रियाज आ गया। यहाँ पे एक स्प्लीन होता है, वो ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, स्प्लीन आ गया। और उसके अलावा एक और चीज़ क्या है? स्टमक। 4 स्ट्रक्चर्स इसके सामने होते हैं, स्टमक, पेंक्रियाज, स्प्लीन, और यहाँ से स्प्लिनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। और जूजिनम भी होती है।
ये यहाँ पे जो ड्यूडेनम शुरू होती है, पहले तो यहाँ से ड्यूडेनम था ना, उसके बाद ड्यूडेनम शुरू होती है, तो वो भी इसके सामने होती है। पोस्टीरियरली सेम जैसे राइट किडनी में था, डायफ्राम होता है और मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये दो चीज़ें होती हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ आ गए कि ऊपर नीचे आगे पीछे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। अभी तक तो हमने ये उसके एनाटॉमिकल रिलेशंस देखे हैं कि ये चीज़ें स्ट्रक्चर्स उसके आगे पीछे। अब हम देख रहे हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो पहले हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसी तरह अगर आप नेकेड आई से देखें तो आपको किडनी में कौन कौन से पार्ट्स नज़र आते हैं। उसके बाद फिर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के अंदर किडनी को देखा जाए तो फिर हमें क्या नज़र आता है। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है? आउटर फिब्रस कैप्सूल। एक हमें कैप्सूल से नज़र आएगा जिसने किडनी को सराउंड किया होगा। कैप्सूल से अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आएगी? द कॉर्टेक्स। इसका कलर कैसा होगा? अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ टिश्यू इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल एंड आउटसाइड द पिरामिड। कैप्सूल के नीचे अंदर की तरफ हमारे पास क्या चीज़ है? कॉर्टेक्स है। उसका कलर कैसा है? अ रेडिश ब्राउन। उससे अंदर एक और लेयर हमें किडनी की नज़र आती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? द मेडुला। द इनरमोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ पेल कॉनिकल शेप्ड स्ट्राइएशंस द राइनल पिरामिड्स। इसमें हमारे पास पेल कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। तो 3 इसके मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले आउटर फिब्रस कैप्सूल, देन कॉर्टेक्स, उसके बाद फिर मेडुला। अब इन तीनों को देखते हैं। ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये बाहर एक कैप्सूल नज़र आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिब्रस कैप्सूल। इस कैप्सूल से अगर मैं अंदर जाऊं तो ये मुझे एक लेयर नज़र आएगी। ये हमारे पास क्या है? ये है कॉर्टेक्स बेसिकली। ये जो लेयर है, और कॉर्टेक्स से अंदर ये जो मुझे पिरामिड्स शेप नज़र आ रहे, कौन शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? रीनल मेडुला। इस रीजन को क्या कहते हैं? रीनल मेडुला। इससे ऊपर वाले को रीनल कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर जो है हमारे पास उसको क्या कहेंगे? फिब्रस कैप्सूल। तो 3 लेयर्स हैं, फिब्रस कैप्सूल, फिर रीनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद रीनल मेडुला। ये तो 3 इसकी लेयर्स होगी किडनी की। उसके अलावा क्या हमें नज़र आता है? द हाइलम is a concave medial border of the kidney where the renal blood and lymph vessels, the ureter and nerves enter। एक मीडियल सरफेस पे किडनी की इस तरह कनकेव शेप्ड, इस शेप्ड का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइलम, जहाँ से ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स वगैरह, नर्व्स या यूरेटर लीव करता है और नर्व्स वगैरह इंटर करती हैं। ये जो आपको ये यहाँ सर्कल में ये रीजन दिखाया गया, ये हमारे पास हाइलम है। इसमें हमारे पास क्या आ रही है? रीनल आर्टरी इधर से गुजर रही है, रीनल वेन गुजर रही है, ये यूरेटर गुजर रहा है, और कुछ नर्व्स वगैरह भी गुजर रही होती हैं। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हीलम। नेक्स्ट हमारे पास है द रीनल पेल्विस इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स यूरिन फॉर्म्ड बाय द किडनीज। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो येलो, ये हमारे पास है रीनल पेल्विस। जो यूरिन बन रहा होता है वो यहाँ पे बनता है पिरामिड्स लेवल पे, यहाँ से बन के इन ट्यूब्स में आता है जिनको हम क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। यहाँ यूरिन बनेगा, पहले वो किधर आएगा? माइनर कैलिक्स में। 2-3 माइनर कैलिक्स मिलके एक बड़ी ट्यूब बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। और यूरिन इस तरह आगे जा रहा होगा। जो फिर मेजर कैलिक्स हैं वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से आगे फिर यूरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक हमने ये पाथवे कैसे पढ़ा? ये जो यूरिन वगैरह बनता है ये किस लेवल पे बनेगा? यहाँ मेडुला के लेवल पे। यहाँ से बनेगा तो किधर जाएगा? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स मिलेंगे तो क्या बना देंगे? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे? रीनल पेल्विस। और उसके बाद फिर आगे ये यूरेटर बन जाएगा। ग्रॉस स्ट्रक्चर में कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लें, कोई बात समझ नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? अच्छा, यूरिन फॉर्म्ड in the kidney passes through the renal papilla at the apex of the pyramid into the minor calyx, then into the major calyx before passing through the renal pelvis into the ureter। वही पाथवे आपको बताया हुआ। फिर हम बात करते हैं जी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। पहले जो पीछे देखे है वो हमारे पास ग्रॉस स्ट्रक्चर था। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 to 2 million फंक्शनल यूनिट्स, द नेफ्रॉन्स एंड द स्मॉल नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स।
इसमें मैक्रोस्कोपिकली हम देखें तो दो चीज़ें हमें मिलती हैं। पहले है नेफ्रॉन्स, ये कितने होते हैं किडनी में, 1 से लेके 2 मिलियन तक, 10 से 20 लाख हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं। और दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है, कलेक्टिंग डक्ट्स। दो चीज़ें मिली। द कलेक्टिंग डक्ट्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द पैरामिड्स टू द कैलिसिस एंड रीनल पेल्विस। ये वही बातें जो हमने भी पढ़ा कि वो कैलिस में आएगा, माइनर में, फिर मेजर में, फिर पेल्विस में, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स का सिर्फ ये काम होता है जो यूरिन नेफ्रॉन के थ्रू बन के आएगा उसको आगे बॉडी से पास आउट करवाना। द कलेक्टिंग डक्ट्स आर सपोर्टेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू containing blood vessels, nerves and lymph vessels। कलेक्टिंग डक्ट्स के इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो दो चीज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएंगी, एक नेफ्रॉन है, दूसरा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स है। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये किडनी है, यहाँ से अगर आप इसको इनलार्ज करके माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको यूँ नेफ्रॉन नज़र आते हैं। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ये यहाँ से बंद होता है, आगे कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लाइंड एंड है। ये एंड इसका ब्लाइंड है, आगे कोई चीज़ फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रही। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इस पार्ट को। इसके बाद फिर ये जो ट्यूब्स शुरू होती हैं, ये वाली ट्यूब्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हम पढ़ रहे थे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये कैप्सूल यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, कैप्सूल से आगे जो हमारे पास स्टार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद फिर ये एक रीजन ये नीचे की तरफ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ नेफ्रॉन। ये नीचे जाएगा और उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। और इसके बाद अगेन इस तरह की हमारे पास कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स शुरू हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वो आके किधर ख़त्म होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या था, सबसे पहले हमारे पास ये रीजन आया, इसको हमने क्या किया, प्रॉक्सिमल इसको हमने क्या, कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ट्यूब्स आई हैं, ये सेकंड रीजन था इसका, इसको हमने क्या बोला है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर ये हमारे पास लूप आया जो नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ नेफ्रॉन या लूप ऑफ हेनले भी इसको बोला जाता है, ये लूप ऑफ नेफ्रॉन। और उसके बाद फिर हमारे पास ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद एंड में जो ये रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसके कितने रीजन हो गए, जी 5 रीजन हो गए। एक हमारे पास कैप्सूल है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद फिर लूप ऑफ इनले है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें या फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया सर। ठीक है, ये जो हमें ये वाली एक बार रिपीट करना। जी मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक नेफ्रॉन नज़र आता है, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट्स नज़र आती हैं। नेफ्रॉन जो हैं कितने होते हैं किडनी में, 10 से 20 लाख के दरमियान होते हैं। फिर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे थे कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या नज़र आता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये इसके बाद फिर हमारे पास यूँ ट्यूब्स शुरू होती हैं जो बेसिकली यूँ कर्व्स जिसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद फिर ये नीचे स्ट्रेट हो जाती है और फिर ये ऊपर स्ट्रेट आती है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ नेफ्रॉन। और उसके बाद अगेन ये ट्यूब्स कन्वोल्यूटेड हो जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद ये ओपन किधर होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। क्लियर हुआ आप? सर जी सर एफएससी लेवल पे हमने एफएससी लेवल पे लूप ऑफ नेफ्रॉन को लूप ऑफ हैनले भी आई थिंक कहा जाता था, जी सेम नेम है ये दोनों। जी मैंने भी आपको ये बात बताई भी थी कुछ मिनट पहले कि इसको लूप ऑफ हेनले भी बोला जाता है। तो हेनले बोलें, नेफ्रॉन बोलें, दैट्स सेम। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप देखते हैं। और इसमें यहाँ क्या डिटेल लिखी हुई है, द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब्यूल क्लोज्ड एट वन एंड, द अदर एंड ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो
ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका जो एंड है ये क्लोज्ड है, इसके आगे कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही। और जो दूसरा एंड है वो किधर ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। द क्लोज्ड और ब्लाइंड एंड इज इंटेंडेड टू फॉर्म अ कप शेप्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल which almost completely encloses a network of tiny arterial capillaries, the glomerulus. जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है ये हमारे पास रीनल आर्टरी है जो बेसिकली किडनी को सप्लाई कर रही होती है। ये फिर आर्टरी जो है ये अब छोटी होगी, आर्टीरियोल में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ ये एक गुच्छा टाइप बना देती हैं ब्लड वेसल्स का। ये किधर होती हैं, इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल के इनसाइड जो इस एम्प्टी स्पेस है यहाँ होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है क्या, ये आर्टीरियोल्स का गुच्छा है, उसका एक बंच है। कौन सी आर्टीरियोल्स हैं, जो रीनल आर्टरी से आ रही हैं। Continuing from the glomerular capsule, the remainder of the nephron is about 3 cm long and is described in three parts. 3 parts में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ से जो शुरू हो रहा है और यहाँ तक आता है कलेक्टिंग डक्ट से पहले पहले, ये कितनी इसकी लेंथ होती है, तकरीबन 3 सेंटीमीटर। अब इसके पार्ट्स क्या हैं, पहले वही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो हमें नज़र आई थी यहाँ पे। उसके बाद मेडुलरी लूप, ये लूप ऑफ इनले कहते हैं, लूप ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारे पास एक डिसेंडिंग होता है और एक असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे आ रहा है, असेंडिंग जो नीचे से ऊपर जा रहा है। और उसके बाद हमारे पास वही है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाली, ये डिस्टल होगी जो ओपन किधर करती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। द कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट फॉर्मिंग लार्जर डक्ट्स दैट एम्प्टी इनटू द माइनर कैलिक्स। और ये जो डक्ट्स हैं ये मिल के बड़ी डक्ट बनाते हैं जो ओपन होता है यहाँ पे जो हमने पढ़ा था माइनर कैलिक्स में, फिर माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स और फिर पेल्विस और फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में। यहाँ तक कोई सवाल हो, ना समझ आया हो कुछ? सर आगे जाए। ठीक है। द किडनीज रिसीव अबाउट 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। किडनीज को कितना ब्लड में कार्डियक आउटपुट मिल रहा होता है, 20% मिल रहा होता है। आफ्टर एंटरिंग द किडनी एट द हिलम, द रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। ये वही बात बता रहा है कि जब हिलम कौन सा पॉइंट था जहाँ से आर्टरी इंटर हुई थी, तो जब वो वहाँ इंटर हो जाएगी वो फिर डिवाइड हो जाएगी इन द स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स हमारे पास क्या बनाती हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस। In the cortex and arteriole, the afferent arteriole enters each glomerular capsule and then subdivides into a cluster of tiny arterial capillaries forming the glomerulus. इसमें बता रहे कि ये जो आर्टेरियोल्स आ रही होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। ये आके यहाँ पे नेटवर्क बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। यहाँ हम पढ़ रहे थे 20% कार्डिक आउटपुट हुआ, हिलम भी हो गया, कॉर्टेक्स। अच्छा, ये वो लिखा हुआ है कि कॉर्टेक्स में जब आर्टेरियोल पहुंचता है, एफरेंट आर्टेरियोल, तो जो ब्लड वेसल यहाँ आ रही होती है नेफ्रॉन की तरफ या किडनी की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये कह रहे हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो यहाँ से अब डिवाइड होके यहाँ बंच ऑफ आर्टेरियोल्स बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसी ग्लोमेरुलस से इसका नाम डाला गया है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्योंकि इसने उसको कवर किया हुआ है। Between these capillary loop are connective tissue phagocytic mesangial cells which are part of the monocyte macrophage system. इन capillary loops के अंदर हमारे पास macrophages भी होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कोई अगर फॉरेन आए हैं सब्सटेंसेस तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। The blood vessel leading away from the glomerulus is the efferent arteriole. हमने कहा कि भाई जो ब्लड वेसल इधर आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। तो जो यहाँ से वापस जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, इफेरेंट आर्टेरियोल। ये स्टार्ट किससे होगी, ई से, आगे स्पेलिंग सेम है। जो आर्टेरियोल नेफ्रॉन की तरफ आ रही है वो एफरेंट है, जो जाएगी यहाँ से उसे हम क्या बोलते हैं, इफेरेंट। यहाँ आते क्यों है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है नेफ्रॉन में और ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे जिन्होंने यूरिन की फॉर्म में निकलना है वो इधर कैपिलरीज से नेफ्रॉन में एंटर हो जाते हैं, फिर यहाँ से पास आउट होके इधर से यूरेटर के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं कैपिलरीज के दरमियान और इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल के दरमियान। तो जो आर्टेरियोल आ रही हैं वो एफरेंट है, जो जा रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, इफरेंट।
The efferent arterioles divides into second peritubular capillary network which wraps around the remainder of the tubule, allowing exchange of the between the fluid in the tubule and the blood stream. अच्छा, हमने कहा कि यहाँ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। उसके बाद ये जो एफिरेंट आर्टेरियोल निकली हैं ये दोबारा पूरे नेफ्रॉन के इर्द गिर्द गुच्छा बना लेंगी, हर जगह से उसको कवर किया होगा और हर पॉइंट पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस फर्दर हो रहा होगा। सारा जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है वो इस जगह पे नहीं होता, क्योंकि ब्लड आएगा यहाँ से होगा और कंटिन्यूसली ब्लड तो फ्लो कर रहा है, यहाँ से आया फ्लो हुआ आगे निकल गया, तो इसलिए यही एफिरेंट आर्टेरियोल्स आगे जाके पूरे नेफ्रॉन के इर्द गिर्द गुच्छा बना लेती हैं और हर पॉइंट पे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस चलता रहता है ब्लड वेसल में और नेफ्रॉन के दरमियान। This maintains the supply of oxygen and nutrients to the local tissues and remove waste products. इस पूरे नेटवर्क का, इन ब्लड वेसल्स का मकसद क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे नेफ्रॉन को और न्यूट्रिएंट्स वगैरह लोकल जो टिश्यूज़ हैं इर्द गिर्द जो हमारे पास लोकल टिश्यूज़ हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलती रहे और उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो निकलता रहे। Venous blood drained from this capillary bed eventually leaves the kidney in the renal vein. जो इस कैपिलरी इस बेड से निकलता है वीनस ब्लड वो आगे जाके क्या बना देता है, रीनल वेन। जैसे कि जो ब्लड आ रहा था वो रीनल आर्टरी थी, जो जा रहा है वो रीनल वेन है जो एम्प्टी होता है इंफीरियर वेना केवा में। The walls of the glomerulus and the glomerular capsule consist of a single layer of flattened epithelial cells. ग्लोमेरुलस में और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में दोनों में सिंगल लेयर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होना होता है इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं होते, सिंगल एक लेयर होगी ताकि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इजीली हो सके। द ग्लोमेरुलर वॉल्स आर मोर परमिएबल दैन दोज ऑफ अदर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर की जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा परमिएबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज। ये कौन सी हैं, यहाँ जो हमारे पास हैं कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस की ज़्यादा पोरस होती हैं, ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैपिलरीज जो बॉडी में मिलती हैं। The remainder of the nephron and the collecting duct are formed by a single layer of simple squamous epithelium. बाकी जो नेफ्रॉन का पोर्शन है इस कैप्सूल के अलावा वो भी सिंगल लेयर का ही होता है और वो किसका, सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम का। यहाँ तक नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। सर आगे चले। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरेटर्स। अब नेफ्रॉन किडनी वाला काम खत्म हो गया, किडनी से फिर हमारे पास दो ट्यूब्स नीचे की तरफ आती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। द यूरेटर्स आर द ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूब से काम किया है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना। दे आर अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 3 मिलीमीटर। 30 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है, डायमीटर 3 मिलीमीटर होता है। द यूरेटर इज कंटिन्यूस विद द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। ऊपर जो हमने किडनी के स्ट्रक्चर में रीनल पेल्विस पढ़ा था, यूरेटर उसके साथ कंटिन्यूस होता है। इट पासिस डाउनवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम। अगेन ये पेरिटोनियम के पीछे होता है, हमने किडनीज का भी पढ़ा, वो भी पेरिटोनियम के पीछे थी। इन फ्रंट ऑफ द सोआस मसल, ये एक मसल होता है, अभी हम इसको पिक्चर में देखते हैं। इनटू द पेल्विक कैविटी। यूरेटर्स जो हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से किधर जा रहे हैं, पेल्विक कैविटी में। एंड पासिस ओब्लिकली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल पे जा रहे होते हैं। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास हैं यूरेटर्स जो नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये हमारे पास मसल है जो हमने कहा ना, श्वास मसल के सामने से एक एब्डोमिनल या पेल्विक का मसल होता है, उसके सामने से गुजर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा ब्लैडर है, तो ये ब्लैडर की पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्ट होते हैं यूरेटर, इंटीरियर पे नहीं होते बल्कि पोस्टीरियर पे। यहाँ तक इस दो लाइनों में हमने क्या पढ़ा था, यूरेटर यहाँ से निकलेंगे किडनी से, पेरिटोनियम के पीछे होंगे, किडनी भी पेरिटोनियम के पीछे थी तो ये भी पेरिटोनियम के पीछे हैं। ये एक श्वास मसल होता है, उसके सामने से गुजरते हैं और यूरेटर की पोस्टीरियर सरफेस पे जाके ये इंटर होते हैं यूरेटर्स। Because of this arrangement, when urine accumulates and the pressure in the bladder rises, the ureters are compressed and the openings occluded. जैसे ही यूरिन जो है ब्लैडर तक पहुंच जाता है और ब्लैडर फिल हो जाता है तो इसकी ओपनिंग यूरेटर की बंद हो जाती हैं और यूरेटर्स कंप्रेस हो जाते हैं ताकि फर्दर इसमें ना आए जब तक कि आगे से ब्लैडर एम्प्टी ना हो। This prevents reflux of urine into यूरेटर्स एज द ब्लैडर फिल्स एंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन हम किसे कहते हैं, जो यूरिन को हम पास आउट करते हैं बॉडी से, उससे हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एज द मस्कुलर ब्लैडर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट।
ये वॉल्स हैं, यहाँ से यूरिन इसमें पहुँच गया, जब ये फिल हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर निकलेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से यूरेटर्स बंद हो जाते हैं ताकि और फर्दर जो है यहाँ से कोई यूरिन वगैरह या कोई सब्सटेंसेस ना आए, ना ही यहाँ से कोई वापस ऊपर की तरफ कोई यूरिन वगैरह जाए किडनी की तरफ। इसलिए ये ओपनिंग्स टेम्परेली बंद हो जाती हैं जब तक ब्लैडर एम्प्टी ना हो। ये एम्प्टी हो जाएगा उसके बाद से ये प्रोसेस अगेन शुरू हो जाएगा। ये एक डायग्राम है, या ब्लैडर की डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। ये पोस्टीरियर सरफेस में दो ओपनिंग्स होती हैं यूरेटर्स की, एक लेफ्ट यूरेटर की और एक राइट यूरेटर की। फिर हम यूरेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि यूरेटर का स्ट्रक्चर बना हुआ कैसा होता है। तो वॉल्स ऑफ द यूरेटर्स कॉन्सिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, तीन लेयर्स होती हैं। पहले हमारे पास क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ फिब्रस टिश्यू कंटिन्यूस विद द फिब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी। पहली जो है फाइबर्स हैं, क्योंकि उसमें भी हमने पढ़ा था किडनी के भी बाहर हमारे पास कैप्सूल था, उसके साथ ही फिब्रस टिश्यू कंटिन्यूस हुआ हुआ है, मतलब इसकी भी बाहर वाली लेयर फिब्रस लेयर है। मिडल लेयर इसकी जो मस्कुलर लेयर, उसमें मसल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलेसिंग स्मूथ मसल फाइबर्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट अराउंड द यूरेटर एंड एन एडिशनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर इन द लोअर थर्ड। स्मूथ मसल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये जो यूरिन है उसको आगे पास आउट करें, और जो लोअर थर्ड पोर्शन होता है यूरेटर का, उसमें हमारे पास एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल लेयर भी मसल्स की एक होती है। इनर लेयर मकोसा की है जिसमें हमारे पास क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इसके स्ट्रक्चर में भी हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। बाहर यूरेटर की वॉल में क्या होगा, फिब्रस कोट, फाइबर्स वगैरह, अंदर मस्कुलर कोट और उससे अंदर म्यूकोसा।